जल्दी से आ जाइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर इफेक्ट। अब जो एरर्स होते हैं हमारे, वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं एक साल से दूसरे साल में। किस तरह के? पर्सनल अकाउंट के, रियल अकाउंट के, नॉमिनल अकाउंट के, या फिर बोथ पर्सनल एंड रियल अकाउंट? बताइए। देखिए यहाँ पर हो जाएगा डी, बोथ पर्सनल एंड रियल अकाउंट। इस तरह के जो एरर्स होते हैं वो हमारे एक साल से दूसरे साल में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर्स ऑफ कमीशन डू नॉट अलाउ। अगर कमीशन का कोई एरर है तो अलाउ नहीं करेगा। कहाँ? करेक्ट टोटलिंग ऑफ द बैलेंस शीट, करेक्ट टोटलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस, करेक्ट द ट्रायल बैलेंस टू एग्री, या फिर करेक्ट टोटलिंग ऑफ द डे बुक? बताइए। देखिए एरर ऑफ कमीशन जो है वो अलाउ नहीं करता हमारे ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, हमारे जो बैलेंस है वो मैच करने चाहिए। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है असेट्स आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ। अब जो असेट्स हैं हमारी किस पर्पस से रखी जाती हैं? अर्निंग रेवेन्यू, रीसेल, कन्वर्जन इनटू कैश, या फिर पर्सनल पर्पस? क्या हो जाएगा? आंसर ए, अर्निंग रेवेन्यू, रेवेन्यू को अर्न करने के पर्पस से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अनअर्न्ड इनकम अकाउंट्स इज। अब जो अनअर्न्ड इनकम है वो कैसा है? असेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है? बताइए। देखिए अनअर्न्ड इनकम जो होती है वो एक लायबिलिटी का पार्ट होती है। ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड इन। अब डेप्रिसिएशन किस पे प्रोवाइड किया जाता है? फिक्स असेट्स, आउटवर्ड असेट्स, करंट असेट्स, या फिर इंटेंजिबल असेट्स? क्या होगा इसका आंसर? देखिए डेप्रिसिएशन जो है वो हमेशा फिक्स असेट्स पर लगाया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हैवी एडवर्टाइजमेंट टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इज। अब जो हैवी एडवर्टाइजमेंट है वो किस पे किया जाता है? बताइए कैसा एक्सपेंडिचर है ये? देखिए ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो बहुत हैवी होते हैं अमाउंट में, और इसको धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्लूड्स सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रॉमिसरी नोट, या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्या होगा इसका राइट आंसर?
देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रॉमिसरी नोट्स, ये सब हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स के पार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज, बताइए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल इसमें से आप। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हम डेली पर्पज से करते हैं, यानी फ्रिक्वेंटली होते हैं, ठीक है, रिकरिंग नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा सैलरी, क्योंकि ये सैलरी जो होती है हमारी डेली बेसिस पर दी जाती है, जबकि परचेस ऑफ लैंड, लीज एंड परचेस ऑफ बिल्डिंग ये डेली पर्पज से ये एक्सपेंडिचर नहीं किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है when a will is drawn on A on B, it is debited in the books of A2। बताइए कैश अकाउंट, बीस अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट या फिर बिल्स पेबल अकाउंट। क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है नोटिंग चार्जेस अकाउंट इज डेबिटेड बाय। अब नोटिंग चार्जेस अकाउंट जो है वो डेबिटेड किसके द्वारा किया जाता है? प्रेजेंटर ऑफ बिल, द डिस्काउंटिंग बैंकर, द एक्सेप्टर, द इंडोर्सर। बताइए। देखिए जो नोटिंग चार्जेस अकाउंट जो होता है वो डेबिट किया जाता है रेंटर ऑफ द बिल के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है बोथ असेट्स एंड ओनर्स इक्विटी वुड बी इंक्रीज्ड बाय कैपिटल ब्रॉट इन, परचेज ऑफ एन असेट्स ऑन क्रेडिट, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स या फिर प्रोप्राइटर्स ड्राइंग्स। बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए। ए जो कि है कैपिटल ब्रॉट इन, पूंजी लाई गई, ठीक है। नेक्स्ट है इफ अ कंपनी टेंजिबल नेटवर्थ इज पॉजिटिव अमाउंट इट इंडिकेट्स, यानी कि किसी कंपनी की जो टेंजिबल नेटवर्थ है वो पॉजिटिव अमाउंट है तो क्या इंडिकेट करता है? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, लिक्विडिटी ऑफ द फर्म, सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म या फिर बोथ ए एंड बी। देखिए यहाँ पे टेंजिबल नेटवर्थ की बात की जा रही है, यानी कि असेट्स हैं, ठीक है, जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया। तो इससे लिक्विडिटी किस तरह से मेंटेन होगी? नहीं हो सकती। प्रॉफिटेबिलिटी हम बोल सकते थे लेकिन लिक्विडिटी तो बिल्कुल नहीं होगी। इससे होगी हमारी सॉल्वेंसी, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज आर कॉल्ड एज। बताइए। क्या होगा? सिंपल है, नेट वर्किंग कैपिटल कहलाता है ये हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है द बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट इंडिकेट्स नेट इनकम फॉर द पीरियड
नेट लॉस फॉर द पीरियड, नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस या फिर नेट कैश ऑन हैंड। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए जब भी हम कैश अकाउंट के बैलेंस की बात करते हैं तो ये हमारा बताता है हमारी नेटवर्थ को, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन द डिडक्शन ऑफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, कॉम्पेंसेटिंग एरर, एरर्स ऑफ होल ओमिशन या फिर क्लरिकल एरर। बताइए। क्या होगा इसका आंसर। देखिए जब हम भी ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं तो ये हमारी हेल्प करता है हमारी क्लरिकल एरर को फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल अराइज व्हेन। बताइए एरर ऑफ प्रिंसिपल कब अराइज होता है। प्रॉपर डिस्टिंक्शन इज नॉट मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, देयर इज एन कमीशन ऑफ omission of transactions, wrong amount are entered in the subsidiary books या फिर transactions are entered in the wrong subsidiary books। देखिए जब भी हम एरर ऑफ प्रिंसिपल अराइज की बात करते हैं तो ये हमारा बताता है कि जो भी हम कैपिटल और रेवेन्यू हैं उनके बीच हमने क्या है मतभेद नहीं किया, यानी कि जो रेवेन्यू में कंसिडर करना चाहिए था वो हमने रेवेन्यू में ना नहीं किया और जो कैपिटल में करना चाहिए था वो कैपिटल में नहीं किया, ठीक है। यानी कि हमने सही से ट्रीटमेंट नहीं किया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है अ चेक रिसीव्ड एंड पेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे इज रिकॉर्डेड इन दी। बताइए। एक चेक रिसीव किया है और पे किया है बैंक में सेम डे पर, ये किस में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन एडजस्टिंग द कैश बैलेंस। बताइए इनमें से कौन सा हम काम नहीं करेंगे जब हम कैश बैलेंस को एडजस्ट करेंगे। किसे हम नहीं ध्यान में रखते बताइए। मिस्टेक्स इन ईच बुक, वो सॉरी कैश बुक या पासबुक की, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक या फिर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड क्रेडिटेड इन पासबुक। बताइए। क्या होगा आंसर। देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी मिस्टेक्स इन पासबुक, ठीक है। नेक्स्ट है अमाउंट स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन द बेनिफिट्स ऑफ विच इज लाइकली टू द लास्ट फॉर 3 years इज। यानी कि जब हमने कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट या कैंपेन में एक्सपेंडिचर किया था और वो लास्ट जिसका लाभ हमें 3 साल तक मिलना है तो क्या कहलाएगा। कैपिटल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर डेफर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बताइए।
क्या लगता है आपको? देखिए, इस तरह के एक्सपेंडिचर हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि 3 साल में, तो इस तरह की कैंपेन तो हर 2-3 साल में होते रहेंगे, ठीक है? लेकिन हम एक बार में इनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इनको भी हम धीरे-धीरे करके राइट ऑफ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है? नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इंटेंडेड टू प्रॉफिट। बताइए, करंट पीरियड का है, फ्यूचर पीरियड, पास्ट पीरियड या बोथ ए एंड बी? देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हमारे डे टू डे बेसिस पर जो एक्सपेंडिचर होते हैं, फ्रिक्वेंटली होते हैं, तो इनका बेनिफिट भी हमें करंट पीरियड में ही मिलता है, ठीक है? तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल एंड द रेवेन्यू इज नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स? बताइए। डिस्टिंक्शन हमें किस में पता चलेगा? वो हो जाएगा कैपिटल एंड रिसीट्स में, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कितने हमारे कैपिटल्स हैं और कितने हमारे रेवेन्यूज निकल कर आ रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट है एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के लिए कौन सा एक्सपेंडिचर किया जाता है? क्या कहलाएगा? देखिए, ये हमारा कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब भी हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने की बात करेंगे तो उसमें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की हेल्प लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी आर डेबिटेड टू, यानी कि मशीनरी निर्माण में आपने मजदूरी दी है तो वो कहाँ पे डेबिट होगी? किसमें? देखिए, ये उसी समय दी गई वेजेस है, बाद में नहीं दी है, तो ये उसी के अमाउंट में ऐड की जाएगी, इसलिए भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट है अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल इज। बताइए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर डेफर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर? देखिए, आपने गुडविल पे करने के लिए आपने खर्चा किया है, तो ये तो आपका लार्ज अमाउंट है, ठीक है? और वन टाइम में आप हर बार किसी की गुडविल परचेस नहीं परचेस में ये एक्सपेंडिचर नहीं करोगे, इसलिए ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है? नेक्स्ट है द अमाउंट करंट मेथड sorry the account current method in which the days are calculated from the date of transaction to the commencement date is known as, यानी कि चालू खाता में आप लेन देन की तारीख शुरू होने से उसकी तारीख होने तक की तारीख तक की जो गणना करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड, इपॉक मेथड, डेली बैलेंस मेथड या फिर बैकवर्ड मेथड? बताइए क्या होगा आंसर?
इसे बोलते हैं इपॉक मेथड, क्योंकि इसके अंदर हम ये पता करते हैं कि जो भी हमारे ट्रांजैक्शन की जो स्टार्टिंग डेट है और जो हमारे में कमेंसमेंट डेट है, उन दोनों के बीच में हमारा कितना अंतर है, ये सब हमारा पता करने की डेट को हम बोलते हैं इपॉक मेथड, जिसको हम युग विधि भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लेते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी बाय द डायरेक्टर्स इज नेसेसरी इन केस ऑफ। अब डायरेक्टर के द्वारा अगर ये डिक्लेयर किया जा रहा है सॉल्वेंसी के लिए कि कंपनी सॉल्वेंट है, तो वो किस कारण होगा? कंपलसरी वाइंडिंग अप पे, मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप पे, क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप पे, या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताइए। देखिए ये ऑल ऑफ द अबव होगा इसका राइट आंसर। कंपलसरी वाइंडिंग अप, मेंबर वॉलंटरी वाइंडिंग अप, या क्रेडिट वॉलंटरी वाइंडिंग अप, कुछ भी हो सकता है। हर कंडीशन में ये एक डिक्लेरेशन देनी होगी डायरेक्टर को कि हमारी कंपनी ने सब जितने भी पे थे, वो सब जितने भी डेट या लाइबिलिटीज थी सब पे कर दी हैं। अब कंपनी के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है और अब कंपनी सॉल्वेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिक्लेरेशन के बाद वो अपना वाइंडिंग अप कर सकते हैं, फिर वो वॉलेंट्री हो, कंपलसरी हो, या फिर किसी मेंबर का हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द माइनस ऑफ द मिनट्स ऑफ अ मीटिंग आर साइन बाय। अब जो मिनट्स होते हैं जो कि मीटिंग्स में लिए जाते हैं, वो किसके द्वारा साइन किए जाएंगे? चेयरमैन, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, या मैनेजिंग डायरेक्टर? करिए आंसर। देखिए यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चेयरमैन के द्वारा। ये चेयरमैन साइन करके देगा जो भी मिनट्स लिए जाएंगे मीटिंग के अंदर, जिससे क्या है वो जो भी मिनट्स होंगे वो यहाँ पर एक तरह से ऑथराइज होंगे कि हाँ ये ही डिस्कशन मीटिंग के अंदर हुआ था या ये पॉइंट डिस्कस किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है द फर्स्ट ऑडिटर इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में बी अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर्स। बताइए, जो फर्स्ट ऑडिटर है कंपनी का, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का, वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? सॉरी, अपॉइंट, क्वेश्चन ये है जो फर्स्ट ऑडिटर है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का, वो अपॉइंट किया जाता है डायरेक्टर के द्वारा, तो वो टाइम पीरियड आपको बताना है। विद इन अ ईयर ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन, बिफोर द स्टैट्यूटरी मीटिंग, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग, या फिर एट एनी टाइम इन कंसल्टेशन विद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? देखिए यहाँ पर आप ना ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि अगर इस तरह का जो अंशों द्वारा श्रीमती लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी होती है, उनके जो भी डायरेक्टर्स होते हैं वो फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंट जो है वो जो भी इनकी जर्नल मीटिंग होती है उसके 6 मंथ्स के अंदर कर देते हैं, जबकि 6 मंथ्स का यहाँ पर कोई भी वो नहीं दे रखा है ऑप्शन। तो आप लिख लीजिएगा कि 6 मंथ्स के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे ही ऑप्शंस हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज 2, 3, 7 एंड 5। यानी कि हमें बताना है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स के मिनिमम नंबर को। बताइए। देखिए अगर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और प्राइवेट कंपनी का नोट कर लीजिए, प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट है, a person at any one time cannot be director of more than 1 company, 7 companies, 10 companies, या 2 companies। यानी कि
एक पर्सन एक समय में डायरेक्टर नहीं हो सकता किसी भी कंपनी में। कितने से ज़्यादा? एक कंपनी में नहीं हो सकता, 7 कंपनी से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं बन सकता वो, 10 कंपनी के डायरेक्टर से ज़्यादा नहीं है, 20 कंपनी के डायरेक्टर से ज़्यादा नहीं। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, एक पर्सन एक समय में 20 कंपनियों से ज़्यादा का डायरेक्टर नहीं बन सकता, और अगर वो ज़्यादा का डायरेक्टर है तो उनको उन सारी कंपनियों में से किसी 20 कंपनियों को चुनना होगा, और ये टाइम पीरियड जो है वो 2 माह है, यानी कि 2 महीने के अंदर उसे सेलेक्ट करने होंगे कि कौन सी वो 20 कंपनी में बन रह सकता है। 20 से ज़्यादा वो किसी भी कंपनी में एक टाइम पर नहीं रह सकता डायरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है which section of the Companies Amendment Act 1988 provides for the punishment for failure to maintain the register of director shareholding? यानी कि आपको ये बताना है कौन सी धारा के अंतर्गत जो डायरेक्टर है उसकी जो शेयर होल्डिंग्स है वो उसको रजिस्टर शेयर होल्डिंग का जो रजिस्टर है उसको बनाए रखने का में अगर वो विफल होता है या फेल होता है तो किसमें उसको पनिशमेंट मिलेगा। देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी, 307 सेक्शन 307 के अंतर्गत उसको पनिशमेंट मिलेगा अगर वो अपने शेयर होल्डिंग्स के रजिस्टर को मेंटेन नहीं करता है तो, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन permissible under the Companies Act 1956 for public limited companies is 10% of net profit, 5% of net profit, 11% of net profit या फिर 8% of net profit। बताइए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन है वो नेट प्रॉफिट का 11% उसका होगा, ठीक है। मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है डायरेक्टर्स नीड नॉट रिटायर इन पब्लिक एंटरप्राइज, कोऑपरेटिव एंटरप्राइज, पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर डायरेक्टर की रिटायरमेंट की तो प्राइवेट कंपनी के अंदर उसको रिटायर होना वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आवश्यक नहीं है। बाकी में उसका एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको रिटायर होना होगा। फिर हम पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक कंपनी या कोऑपरेटिव कंपनी की बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट आर वायलेटेड द ऑडिटर्स मस्ट रिपोर्ट द सेम टू द, यानी कि ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जिनका अगर वायलेशन किया जाता है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर को, शेयर होल्डर को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को। देखिए जब कभी भी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी वायलेशन किया जाता है तो एक ऑडिटर को इसकी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देनी होगी, ये उसकी ड्यूटी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैजुअल वैकेंसी ऑफ अ डायरेक्टर इज फिल्ड बाय द फॉलोइंग: बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए फर्स्ट हो जाएगा, अगर कोई भी कैजुअल वैकेंसी होती है डायरेक्टर की तो फिल की जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, ठीक है।
ये लोग इनको राइट होगा कि वो इसके ऊपर कोई भी डिसीजन लें कि हाँ इस पोस्ट पर किसको रखना है। नेक्स्ट है डायरेक्टर्स डिक्लेयर डिविडेंड इन दी। अब जो डायरेक्टर्स हैं वो डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड को किस मीटिंग में, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। देखिए ये की जाएगी एनुअल जनरल मीटिंग में, और जब भी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाएगी तो 21 डेज पहले इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि हाँ इस पर्टिकुलर डेट पे हम एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं। क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर आप 21 डेज पहले उनको इन्फॉर्मेशन देंगे तो अपने वो सारे अरेंजमेंट्स कर पाएंगे और उस दिन वो उसको ईजिली अटेंड कर पाएंगे। अगर आप सडनली उनको बोलेंगे तो ज़रूरी नहीं है हर कोई उसको अटेंड कर ले। इसलिए 21 डेज पहले एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाती है और वहाँ पे डायरेक्टर्स डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, एन इंडिविजुअल, अ फर्म, अ बॉडी कॉर्पोरेट, एनी ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए अब एक इंडिविजुअल ही डायरेक्टर के पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है, किसी फर्म कॉर्पोरेटिव को हम यहाँ पर डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन शेयर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय। अब ये किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं? कभी पढ़े हैं आपने क्वालिफिकेशन शेयर? देखिए क्वालिफिकेशन शेयर्स जो होते हैं वो डायरेक्टर्स के लिए दिए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि जो भी क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं वो डायरेक्टर जब अपॉइंट होता है तो वो अपनी अपॉइंटमेंट से विद इन 2 मंथ्स के अंदर उन शेयर्स को ले ले, ठीक है। यानी कि उसको 2 महीने के अंदर उन शेयर्स को लेना होता है डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को, ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम क्वालिफिकेशन शेयर। नेक्स्ट है आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड इन द जनरल मीटिंग इट हैज टू बी पेड विद इन। अब अगर डिक्लेयर हो जाता है डिविडेंड जनरल मीटिंग के अंदर तो वो कितने दिन के अंदर पेड हो जाना चाहिए? 60 डेज, 42 डेज, 45 या 90? क्या होगा आंसर? देखिए बी हो जाएगा। अगर कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है जनरल मीटिंग के अंदर तो वो 42 डेज के अंदर उसको पे हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है डिविडेंड आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। अब जो डिविडेंड है वो कैलकुलेट किया जाएगा किस बेसिस पे? कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल या फिर नन ऑफ दीज। बताइए किस बेसिस पे हम डिविडेंड को कैलकुलेट करते हैं? देखिए डिविडेंड हमेशा पे किया जाता है पेड अप कैपिटल पर, यानी कि जितना उन्होंने पेड कर दिया है कैपिटल उसके बेसिस पर। कॉल्ड अप जरूरी नहीं है हर कोई आपको दे दे, या सब्सक्राइब वालों को जरूरी नहीं है जिसने सब्सक्राइब किया है सबको। हाँ अगर जिसने पेमेंट कर दिया है सारी कॉल्स का यानी पेड अप कैपिटल पर भी आप डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉल्स इन एडवांस इज शोन सेपरेटली ऑन द फॉलोइंग। अब कॉल्स इन एडवांस जो है वो सेपरेटली कहाँ दिखाया जाता है? लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ द पी&एल अकाउंट या फिर क्रेडिट साइड ऑफ द पी&एल अकाउंट? बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए आंसर यहाँ पर अगर हम बात करें
तो ए हो जाएगा लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस साइड, क्योंकि ये जो हमारे लिए कॉल्स पेड इन एडवांस है, ये हमारे लिए लाइबिलिटीज है, क्योंकि उसने एडवांस में पे किया है। जब तक वो टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाता तब तक हम उसे लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन। अब देखिए डिविडेंड जो है वो कहाँ किस पे कैलकुलेट किया जाता है। अब तो आपको बिल्कुल ये याद हो गया होगा, पेपर में भी नहीं भूलोगे। ठीक है, किस पर? पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर पर। ठीक है, नेक्स्ट है अ कंपनी पेज डिविडेंड ऑन। अगेन वही है, घुमा फिरा के देखिए कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने डाला है ये, ओनली ऑन पेड अप कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल प्रॉफिट्स आर रिलेटेड टू। अब जो कैपिटल प्रॉफिट्स हैं किससे रिलेटेड होते हैं? प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, या फिर प्रीमियम इश्यू ऑफ डिवेंचर। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें राइट आंसर की तो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि देखिए ये भी हमारे कैपिटल का पार्ट है, ये भी कैपिटल का पार्ट है, एंड ये भी, ये सब हमारे कैपिटल के पार्ट है। और अगर कैपिटल के ऊपर कोई भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो वो कैपिटल प्रॉफिट में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनी डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार will be deemed to have been read and understood by all those who deal with the company. It is an as per the doctrine of ये किस डॉक्ट्राइन के रिलेटेड है? यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्ट्रार के साथ फाइल के पास यहाँ पे फाइल हुआ है, और जो कंपनी के साथ जो भी काम करने वाले लोग हैं सभी के द्वारा पढ़ाया और समझा गया माना जाएगा, यानी कि सबको उसके बारे में पता है। देखिए इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक ऐसा नोटिस होता है जिसमें रजिस्ट्रार को ये दिया जाता है, और इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि कंपनी का जो भी मेंबर है वो सब इस के बारे में, इस नोटिस के बारे में जानता है। ठीक है, सभी को इसके बारे में सारी चीजें कंपनी से रिलेटेड पता है। ठीक है, अभी हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इंडोर मैनेजमेंट, पब्लिक नोटिस एंड अल्ट्रा वायर्स। ठीक है, देखिए अगेन आ गया द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेस्ट। क्या प्रोटेस्ट करता है? आउटसाइडर अगेंस्ट कंपनी, कंपनी अगेंस्ट आउटसाइडर, डायरेक्टर्स अगेंस्ट शेयर होल्डर, या एम्प्लॉयज अगेंस्ट मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, ये कंपनी को प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर से। ठीक है, क्योंकि कंपनी को सब चीज़ें पता हैं, तो कोई भी आउटसाइडर जो है वो कंपनी या कंपनी के एम्प्लॉय को किसी भी तरह से पागल नहीं बना सकता, या फिर उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। उनको सारी चीज़ें अपनी कंपनी की पता है, तो पहले से वो अवेयर रहेंगे आउटसाइडर से। ठीक है, नेक्स्ट है द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू। अब जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो कौन सी प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है? किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देता है, शेयर होल्डर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को, या फिर आउटसाइडर को? बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए जो इंडोर मैनेजमेंट होता है ये हमें बाहर वालों को सुरक्षा देता है। अभी मैंने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव किसको देता है? कंपनी को बाहर वालों से, और ये देता है बाहर वालों को। ठीक है, अपोजिट हो गया। ये देता है आउटसाइडर को प्रोटेक्शन, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी आर गिवन इन द। अब कंपनी के रिगार्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो किस में दिए जाते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम, प्रोस्पेक्टस, या फिर स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। बताइए।
देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है। इसमें कंपनी के रिगार्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और अगर हम बात करें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो वो आउटसाइडर के लिए होता है। इसमें कंपनी के बारे में, कंपनी की पॉलिसी, कंपनी के मिशन, विजन, कंपनी की क्लियर पॉलिसी, इन सब चीज़ के बारे में इसमें मेंशन होता है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट ऑन ड्यू ये अलग चीज़ है। इसमें प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में होता है, कंपनी में कौन कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कंपनी में कौन कौन लोग हैं, कंपनी के बारे में पूरी चीज़ दी होती है। ठीक है, ऑप्शंस क्या हो जाएगा इसमें ए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 अ कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ। अब जो 80 सेक्शन के अकॉर्डिंग कंपनी अपने जो प्रेफरेंस शेयर से रिडीम नहीं कर सकती, किस में से बताइए। ऑप्शन देख लीजिए आप ठीक से। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स असेट्स। देखिए इससे कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं कर सकती। जो भी हमारे फिक्स असेट्स की जो सेल प्रोसीड्स है, उससे हम सिर्फ अपने जो हमारे हम बात करें कैपिटल चीज़ें होती हैं, उनसे हम जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उनकी हम सारी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, राइट ऑफ कर सकते हैं या फिर यहाँ से सारे खर्चे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो वो यहाँ से रिडीम नहीं होते हैं। ये हमारी क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां हैं, इनसे अंशों का शोधन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अ कंपनी सेक्रेटरी हैज लायबिलिटी। अब एक कंपनी सेक्रेटरी की किस तरह की लायबिलिटी होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल होती है, स्टैट्यूटरी, ओनली लीगल, या फिर वो सॉरी सिविल, और बोथ स्टैट्यूटरी और कॉन्ट्रेक्चुअल। किस तरह की लायबिलिटी एक कंपनी सेक्रेटरी की होगी। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, एक कंपनी की सेक्रेटरी की लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्चुअल और स्टैट्यूटरी दोनों होती है। कुछ जो जिस भी कंपनी में वो कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट पर है, वहाँ से उसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो लायबिलिटी दी गई होंगी वो उसको फॉलो करनी होंगी। ठीक है, और कुछ उसकी स्ट्रक्चरी होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो कंपनी सेक्रेटरी है तो उसको सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखनी है। भले ही वो उस कंपनी ने अपॉइंट किया है, वो उसे सैलरी दे रही है, लेकिन फिर भी उसको बायस नहीं होना है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल और स्टैट्यूटरी दोनों बेसिस पर काम करती हैं, इसलिए उसकी जो लायबिलिटी होती है दोनों बेसिस पे चलती है। ठीक है, तो द डिमांड कर्व फॉर अ प्रोडक्ट विल शिफ्ट टुवर्ड्स शिफ्ट आउटवर्ड्स टू द राइट। यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जब भी हमारा डिमांड कर्व बनता है किसी प्रोडक्ट का, तो उसका जो कर्व होता है वो राइट साइड बाहर की ओर निकलता है। वो कब निकलेगा, जब प्राइस हमारे जो सब्सिट्यूट गुड है उसका प्राइस बढ़ जाएंगे, कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी, कंज्यूमर एक्सपेक्ट करेगा कि फ्यूचर में प्राइस गिरे, या फिर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ फॉल, या फिर जो खुद उस प्राइस का प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो गिर जाएगा। बताइए। देखिए यहाँ पे डिमांड कर्व पूछी जा रही है कि वो बाहर की तरफ राइट साइड में क्यों शिफ्ट करेगी। तो वो तब शिफ्ट करेगी जब हमारा जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसका प्राइस जो है वो राइज हो जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा तो हमारा क्या है, हम स्विच ओवर नहीं कर पाएंगे और हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, if the demand for good is relatively inelastic and its price rises, the revenue will। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जब भी किसी भी गुड की जो डिमांड है वो रिलेटिवली होती है प्राइस इनलास्टिक, यानी कि प्राइस की क्या होती है, अपोजिट होती है, तो उस प्राइस और उसका प्राइस बढ़ता है तो रेवेन्यू क्या रहेगा उसका।
ऐसी कंडीशन में उसका रेवेन्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, राइज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलर। बताइए हमारा मार्केट कब फेल हो जाता है। देखिए इसमें से नॉट पूछा जा रहा है, तो जो हमारा जो मेरिट गुड है वो फेल हो जाएगा बनने में, तो ये तो कंडीशन सही है। और जो पब्लिक गुड है वो भी प्रोड्यूस करने में फेल होगा, ये भी सही है, क्योंकि मार्केट में गुड ही नहीं होगा तो फिर उस मार्केट का पर्पस ही क्या रहा। और जो हमारा मैक्सिमाइज प्रॉफिट है वो भी अर्न नहीं होगा, ये भी सही है। जबकि इसमें नॉट पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो हमारा एक जो अकाउंट है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें नॉट पूछा है, ठीक है, तो ये भी सही है कि जो हमारी जो एक्सटर्नलिटीज हैं वो भी फेल हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं पूछा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हमारा मार्केट फील्ड का काम नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप उस मार्केट से सिर्फ प्रॉफिट ही अर्न करें, ठीक है, अगर आप पैरेलल बेसिस पर भी उतना ही रेवेन्यू जनरेट करते हैं तब भी हमारा मार्केट सक्सेस है। सिर्फ प्रॉफिट करने से हमारा मार्केट सक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो मार्केट फेलर की बात की जा रही है तो ये ऑप्शन मार्केट फेलर के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्राइमरी फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। हेयर ड्रेसिंग, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, बैंकिंग या फॉरेस्ट्री। तो देखिए फॉरेस्ट्री जो है वो हमारी पहली प्राथमिक गतिविधि नहीं होगी, जबकि हेयर ड्रेसिंग, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, बैंकिंग ये सब फर्स्ट हमारे जो फर्स्ट हम प्राइमरी एक्टिविटी में हम लिस्ट बनाते हैं उसमें कंसिडर की जाती हैं। फॉरेस्ट्री नहीं होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है, ये सेकेंडरी का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, द प्राइस ऑफ गुड्स विल टेंड टू राइज इफ। The current price of above the equilibrium, the current price is below the equilibrium, the current quantity demand is less than the quantity supplied, और फोर्थ ऑप्शन है देयर इज अ रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी गुड्स का प्राइस है वो हमारा राइज होगा किस कंडीशन में। देखिए अगर हमारा गुड्स का प्राइस राइज होने की बात कर रहा है तो वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा जब हमारा जो करंट प्राइस है वो इक्विलिब्रियम के नीचे होगा, ठीक है, अब बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, productivity is measured by the growth on output of a firm, the growth on profit of a firm, total output upon total input, और फोर्थ है हमारा total amount of investment in capital goods। देखिए प्रोडक्टिविटी मेजर करने की बात की जा रही है, तो प्रोडक्टिविटी तो हम तभी मेजर करेंगे जब हमें पता चलेगा कि हमने जितना इनपुट यूज़ किया है उससे हमारा आउटपुट कितना निकल कर आ रहा है, ठीक है, यानी टोटल हमने कितना उत्पादन किया, प्रोडक्टिविटी की। तो ये हो जाएगा टोटल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव बताना है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिस पर हम लार्ज लेवल पर सारी चीज़ें करते हैं। देखिए डी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे लार्ज लेवल पे एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन कम करने की बात कर रहे हैं, और ग्रोथ रेट को स्टेबल करने की बात कर रहे हैं, सेटिस्फैक्ट्री रेट की बात कर रहे हैं कि हमारा ग्रोथ रेट अच्छा हो। तो ये सारे ही हमारे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो डी यहाँ पे करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट आर्ग्यूड दैट द पर्पस ऑफ बिजनेस वॉज टू मेक प्रॉफिट। यानी किसने सबसे पहले ये आर्ग्यू किया था कि हमारा बिजनेस का पर्पस होता है सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना।
एनी आइडिया? राइट आंसर है ए, मिल्टन फ्राइडमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पीपीपी और P3 इनिशिएटिव रेफर्स टू? ये फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। सिंपल है इसका, बी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द PFI इनिशिएटिव रेफर्स टू? PFI का क्या मतलब होता है? PFI का मतलब होता है प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द टर्म लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू, यानी कि लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या मतलब होता है? डिले करना इंडस्ट्रियलाइजेशन को, क्योंकि एनवायरनमेंट में खतरा हो रहा है, या फिर विकासशील देशों के सामने समस्या कि वे अमीर देशों के विकास के स्तर को पकड़ना चाहते हैं, या ये सोचना कि देशों को औद्योगिकरण के लिए बहुत देर हो चुकी है, या 4D ऑप्शन है हमारा, औद्योगिक दुनिया में एक पोस्ट कैसे दर्ज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप एंटर कैसे करेंगे। देखिए, लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि आप कुछ कंट्रियों ने ये सोचती हैं कि उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी ग्लोबल मार्केट में एंटर करने में उन्होंने देरी कर दी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक इज रिगार्डेड एज हैविंग डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज? कितनी बार क्वेश्चन आया है। ये डेवलप्ड थ्योरी किसने प्रोवाइड कराई थी बताइए? ये दी थी कंपैरेटिव एडवांटेज का जो कॉन्सेप्ट है, डेविड रिकार्डो ने। ठीक है, नेक्स्ट है द परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो लॉन्ग रन में वो किस तरह का अर्न करती है प्रॉफिट? देखिए, परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो ये लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइसेस इज इक्वल टू, अब जो नेशनल इनकम है मार्केट प्राइस पर, वो इक्वल किसके बराबर होगी? देखिए, अगर मार्केट प्राइस पर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो ये हमेशा हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर होगी, यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर जो भी हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल कर आएगा ये उसके इक्वल होगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 देखिए, इफ देयर इज अ सिंगल बायर इट इज कॉल्ड, यानी कि सिर्फ एक ही बायर हो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोप्सोनी। बायर की बात की जा रही है, याद रखिए, सेलर की नहीं। देखिए, सिंगल बायर होता है उसे हम बोलते हैं मोनोप्सोनी, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अ फर्म इज हैविंग इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मीन्स it is having increasing cost, it is having constant cost, it is having decreasing cost, or none of the above? यानी कि अगर कोई भी फर्म पैमाने पर उसका रिटर्न बढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसका मतलब है कि जो उसकी जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रोडक्शन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? हम प्रोडक्शन किस तरह मेजर करते हैं? डी हो जाएगा, टोटल बेसिस पर भी कर सकते हैं, मार्जिनल बेसिस पर भी और एवरेज बेसिस पर भी, कोई भी हम मेथड लेकर अपने प्रोडक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल हमारा कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब ये बताइए, विच इज नॉट कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स? मैनेजरियल इकोनॉमिक के पार्ट की बात करें यहाँ पर देखिए तो अकाउंटिंग थ्योरी नहीं आती, मैनेजमेंट में हमारे प्रॉफिट आ जाएगा, प्राइसिंग की बात करेंगे, प्रोडक्शन की बात करेंगे, इसलिए बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है डिमांड एनालिसिस इंक्लूड्स। डिमांड एनालिसिस में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है? ऑल ऑफ दी अबव राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम फोरकास्टिंग की भी बात करेंगे, इलास्टिसिटी की भी, और इंडिफरेंस एनालिसिस करके भी, ठीक है, क्योंकि ये सारे हमारे डिमांड से रिलेटेड होते हैं। अब आप लॉ ऑफ डिमांड बताइए, क्या बताता है हमें लॉ ऑफ डिमांड? देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हम प्राइस और डिमांड की बात करते हैं, यानी कि प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड हमारी कम हो जाएगी, और प्राइस कम होंगे तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है इसके इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, बताइए। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट गुड्स, गिवन गुड्स, फ्यूचर स्कार्सिटी ऑफ गुड्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्या हो जाएगा आंसर? देखिए ये तीनों ही हमारे एक्सेप्शन हैं। गिवन गुड्स की बात कर लें, फ्यूचर स्कार्सिटी की बात कर लें, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन की बात कर लें, ठीक है। यानी कि जो हमारा डिमांड लॉ बताता है ये उसके रिवर्स बात करते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिमांड बढ़ेगी तो हमारे प्राइस भी वो डिमांड अगर बढ़ रही है तो ये प्राइस हम कम होने के कारण है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड भी बढ़ती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अलग बात बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है elasticity of demand is based on which of the following factors? अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि डिमांड जो है, elasticity ऑफ डिमांड, उस पर कौन कौन से फैक्टर बेस्ड होते हैं। ये सारे ही देखिए आंसर सही हैं, क्योंकि देखिए डिपेंड करता है कि हमारे कितने सब्सिट्यूट है। कम सब्सिट्यूट होंगे तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, प्राइस बढ़ रहा है तब भी डिमांड हमारी होगी, ठीक है। और अगर सब्सिट्यूट ज़्यादा है तो डिमांड सही है, हम उसी के हिसाब से काम करेंगे। जॉइंट डिमांड पर भी वही चीज़ चलती है, एंड प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द कमोडिटी, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। अब मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? देखिए एक मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की बात करें तो वो एनालाइजिंग पे काम करेगा, कंट्रोलिंग पे, प्लानिंग पे काम करेगा, लेकिन वो इंटरेस्ट को डिटरमाइन करने की बात नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ डिमांड। अब इसमें से कौन सा एक टाइप नहीं है डिमांड की? प्राइस, डिप्राइव्ड, सप्लाई, या ज्वाइंट? सी हो जाएगा सप्लाई डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच इज नॉट द टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए टाइप्स ऑफ में बात करें तो प्राइस होती है, इनकम के बेसिस पर होती है, एडवर्टाइजमेंट, लेकिन सप्लाई के बेसिस पर नहीं होती है डिमांड। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया इन द ईयर 1969, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है आपसे 1969 के में इंडिया के अंदर कितने बैंकों को का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 12 का, 29 का, 14 का, या 6 का? ये पहला राष्ट्रीयकरण था जो एक साथ इतनी सारी बैंकों का हुआ था।
देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी 14। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर, यानी कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है उसका राष्ट्रीयकरण किस साल हुआ? 1945, 1955, 1949 या 1965 में, ठीक है। क्या था? आंसर हो जाएगा बी 1955। और आप यहीं पे नोट कर लीजिए, इंपीरियल बैंक का जब नेशनलाइजेशन किया गया था 1955 के अंदर, तो वहां पर इसका नाम भी बदल दिया गया था और इसका नाम रख दिया गया था एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो वो हुआ 1955 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, What was the State Bank of India called before it is created through SBI Act, यानी कि SBI एक्ट में आने से पहले या उसके थ्रू क्रिएट करने से पहले जो स्टेट बैंक थी उसको क्या कहा जाता था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ मद्रास, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंपीरियल बैंक ऑफ कैलकाटा? अभी अभी मैंने आपको बताया। इसे कहा जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसे कौन से साल है जिसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था, ठीक है, बताइए। देखिए बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही हूँ, तो मैं लेकिन आपको जो बोलती हूँ तो वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी सिर्फ हिंदी में बात करूँ, क्योंकि उनको सुनने में ज़्यादा जल्दी समझ में आता है, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं सिर्फ हिंदी में ही क्वेश्चंस पढूं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स आप प्लीज़ क्वेश्चन को देखिए और आंसर करिए। कब हुआ था ये एक्ट पास? 1949 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब इसमें आरबीआई का ओरिजिनल हेडक्वार्टर पूछा गया है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, यानी कि स्थित है? कैलकाटा, बॉम्बे, दिल्ली या चेन्नई? देखिए ओरिजिनल की बात की जा रही है कि पहले इसका मतलब ये है कि पहले कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था, तो ऑप्शन आ जाएगा ए कैलकाटा। लेकिन अगर हम अभी की बात करें, कैलकाटा से वो शिफ्ट कर दिया गया है मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे पूछा गया है बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो इंडिया का पहला बैंक था उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, यानी कि उसको कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे 1770 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ऑन विच डेट वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड, यानी कि किस डेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया था? क्या हो जाएगा आंसर? देखिए आंसर हो जाएगा वन, जो कि है 1 अप्रैल 1935 में उसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जो भारत में बचत बैंक खाता है उसको सबसे पहले कौन लेकर आया था, यानी किसने उसको स्थापित किया था? आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करिए। देखिए प्रेसिडेंसी बैंक जो है वो सबसे पहले इंडिया के अंदर जो बचत खाता है उसको लेकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो सेकंड टाइम यानी कि दूसरी बार जब नेशनलाइजेशन हुआ था बैंकों का, यानी कि 6 बैंकों का, तो वो किससे कंडक्ट की गई थी? कब हुआ था वो? अभी हमने 1916-19 का पढ़ा था, जो कि फर्स्ट टाइम इतनी सारी बैंकों का हुआ था, 14 बैंकों का, उसके बाद 6 बैंकों का और हुआ था। ये किया गया था हमारा 1980 में, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो स्टैब्लिश किया गया किस हम कह सकते हैं एक्ट के तहत?
आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। नेक्स्ट आइए, अब हमें बताना है सबसे बड़ा और सबसे पुराना बैंक जो अब तक एग्जिस्टेंस में है, यानी कि अब तक वो हमारे अस्तित्व में है, अपने अस्तित्व है उसका अभी तक। देखिए, सबसे पुराने और सबसे बड़े की बात करें तो वो है हमारा एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहला कॉमर्शियल बैंक है और सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है ये। अब आपको बताना है पहला बैंक जो कि इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था वो कौन सा था, यानी कि पहला बैंक जो इंडिया में आया था। कौन सा हो जाएगा? ये है हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब यहाँ पे पूछा गया है जो कि इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है, बिफ्र, वो हमारा डील करता है इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री के साथ डील करता है, यानी उनके लिए बनाया गया है। जो सिक है यानी कि कमजोर इंडस्ट्री है, जो विकास वाली इंडस्ट्री है, जो वृद्धि वाली इंडस्ट्री है, या जो जिनका क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट का मतलब आप ये कर लीजिए उधार से, जो क्रेडिट पे काम करती हैं। बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा, जो बिफ्र है हमारा वो हमारा काम करता है कमजोर इंडस्ट्री के लिए, उनको ग्रोथ देने के लिए, उनको फंड प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि वो अपना जो ऑपरेशन है वो अच्छे से कर पाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट जो है वो कब आया था? 1949 में, 1959, 1969 या 1917 में? बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है एमआरटीपी, इसको आप अच्छे से पढ़िए, आपके एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है एमआरटीपी एक्ट। देखिए, संसद में पारित होने के बाद ये सबसे पहले प्रभाव में आया था 1970 में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइड एसडीआर, यानी कि वो कौन सा यहाँ पे संस्था है जो एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसको हम पेपर गोल्ड भी बोलते हैं, वो प्रोवाइड करती है। स्पेशल ड्राइंग राइट का मतलब ये नहीं है कि आपको ये लोन प्रोवाइड करेगी तो आपको गोल्ड देगी, ऐसा नहीं है। पेपर गोल्ड होता है, यानी कि सिर्फ एक पेपर आपको प्रोवाइड करती है जो ये बताता है कि आपको इतना लोन मिल गया है, यानी कि एक कागजी मुद्रा है। ठीक है, पेपर मनी। ये है हमारा डी, आईएमएफ हमें इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, हमें नहीं, मतलब कंट्रीज को, जिस भी कंट्रीज को जरूरत होती है उन कंट्री को ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, इंडिविजुअल को प्रोवाइड नहीं करेगी। नेक्स्ट देखिए, एमआरटीपी एक्ट हमारा किससे रिलेटेड है? सिर्फ ये प्रोटेक्शन देता है जो भी हमारे इन्वेस्टर होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने का, यानी कि उसको सही तरह से काम करवाने का कार्य करता है। जो हमारे कैपिटल इश्यू होती है उसको नियंत्रण करता है, या फिर जो मोनोपोलीज होती हैं मार्केट के अंदर उनको कंट्रोल करता है। और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि वो आपको बैड क्वालिटी का प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी एमआरटीपी एक तरह से, ये कौन सी आपको लगता है कि किस बेसिस पे ये काम कर रहा है? इसका देखिए नाम है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब आप इजीली बता सकते हैं कि ये किस बेसिस पे काम करता है। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ये नियंत्रित करता है ऐसे लोगों को जो सिर्फ मार्केट में अपना वर्चस्व बनाते हैं, यानी कि ये एक मार्केट में पूल क्रिएट कर देते हैं और सिर्फ ये लोगों पे इस तरह का उनको एक्सप्लॉइट करते हैं कि वो कोई और प्रोडक्ट खरीद भी नहीं सकता, सिर्फ इन्हीं का ही प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा चार्ज भी करें। तो ऐसे लोगों को ये नियंत्रित करते हैं, और साथ ही ये ऐसे लोगों को भी नियंत्रित करते हैं जो मार्केट में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ना प्रोवाइड करा के उन्हें ज़्यादा चार्ज भी करते हैं, यानी कि उन्हें अच्छी क्वालिटी भी नहीं देते और
प्राइस भी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो ऐसे जो मार्केट में हम बात करें बिजनेसमैन होते हैं, उन लोगों को ये कंट्रोल करने की पावर होती है इसके हाथ में, ये ऐसे लोगों के ऊपर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एग्जिम बैंक वॉज सेटअप इन, अब जो एग्जिम बैंक है वो कब सेटअप किया गया था? 1971 में, 1982, 1985 या 1963? कब आया था एग्जिम बैंक? एग्जिम बैंक होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। जितने भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते हैं ये उनके लिए काम करता है, उनको फंड प्रोवाइड कराता है और कोई भी फैसिलिटी चाहिए होती है तो उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट देखिए हुआ था 1982 में। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अब हमें यहाँ पर बतानी है सबसे प्रमुख बॉडी कोऑपरेटिव मार्केटिंग की कौन सी है भारत के अंदर? इफको, क्रिप्को, नाफेड या फिर इनमें से कोई भी नहीं? देख लिए यहाँ पे कोऑपरेटिव मार्केटिंग की बात करें, वैसे तो अगर हम कोऑपरेटिव मार्केटिंग की बात करें तो एपेक्स बॉडी हमने पहले भी बात करी थी कि नेशनल अथॉरिटी होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो नाफेड है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे हम एपेक्स और मुख्य बॉडी कह सकते हैं जो कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग के ऊपर कार्य करती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अब हमें बताना है जो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है उसको कब स्थापित किया गया था? 1948, 1956, 1971 एंड 1974 में? देखिए यहाँ पे जर्नल इंश्योरेंस की बात की जा रही है, तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1971 में की गई थी। ऑप्शन सी है यहाँ पे हमारा करेक्ट। नेक्स्ट आइए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो कॉरपोरेशन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, वो हमारा इस्टेब्लिश किया गया और ये किस तरह काम करता है? ये गवर्नमेंट कंपनी है, होल्डिंग है, पब्लिक है या सब्सिडरी है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ये पब्लिक कंपनी है और इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1956 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, हो सकता है इसका इस्टेब्लिशमेंट पीरियड भी आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि यूटीआई जो है वो कब एग्जिस्टेंस में आया? 1960, 1964, 1968 या 1970? बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूटीआई, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या हो जाएगा? बी, 1964। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इन जर्नल एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स आर परमिटेड विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ? जो भी हमारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स होते हैं वो किसके द्वारा परमिट किए जाते हैं? देखिए, एक्सपोर्ट की बात की जा रही है तो डब्ल्यूटीओ होगा, जो कि है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1995 में आया था और इंडिया इसका क्या था? फाउंडर मेंबर था इंडिया इसका। और ये जो संस्था है वो जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं उनको रेगुलेट और उनको कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, द पॉलिटिकल, कॉमर्शियल एंड नेचुरल रिस्क ऑफ एक्सपोर्टर्स। अब जो भी एक्सपोर्टर के जो राजनीतिक और जो भी प्राकृतिक रिस्क होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है या किसके अंदर आते हैं, वो कवर किए जाते हैं? देखिए, नाम से ही यहाँ पता चल रहा है, ईसीजीसी यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। यहाँ पे क्या होता है? गारंटी मिल जाती है उन्हें, एक तरह से उनका जो भी माल है वो सिक्योर हो जाता है, तो उनको लॉस के यहाँ पे एक तरह से जो उनके लॉस होता है या लॉस के जो चांसेस होते हैं वो यहाँ कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से उनको फिर हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स ट्रेड? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड को प्रमोट करती है, प्रोत्साहित करती है?
देखिए यहाँ पर हम बात करें ये सारी ही ट्रेड को प्रोत्साहित करेंगी तो डी हो जाएगा। यहाँ पे एसटीसी होता है हमारा स्टेट ट्रेड कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी, नोट कर लीजिए, 18 मई 1956 में। ठीक है। इसका मेन काम होता है जो भी एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको स्कोप देना, उनको उनका जो मार्केट है उसको बढ़ाना, और जो भी आवश्यकता है उनको जिस भी चीज़ की वो उनको इंपोर्ट करवाना। ठीक है। एमएमटीसी है मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 26 सितंबर 1963 में। ठीक है। और इसका जो काम होता है वो जो सीमित दायित्व वाली कंपनी होती हैं उनको समायोजित करने का इनका काम होता है, और इनका मुख्य उद्देश्य होता है जो भी एक्सपोर्टर्स होते हैं उनका डेवलपमेंट कराना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट में को प्रोत्साहित करना। और ईसीजीसी तो आपको पता ही है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन, इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 15 जनवरी 1964 यानी कि 64 को, और ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड गारंटी प्रोवाइड करता है जिससे कि उनको लॉस ना हो। ठीक है। तो डी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is not a well-known agency for long-term loans for industries in India? यानी कि यहाँ पर हमें ये बताना है जो कि लॉन्ग टर्म लोन के लिए जानी जाती है एजेंसी, वो कौन सी है इंडस्ट्री के लिए इंडिया के अंदर। देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है इंडिया। ठीक है। और वो ये पूछा है कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर हम बात करें तो बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आईएमएफ हमारी वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, इंडिया में प्रोवाइड नहीं है, ये तो सभी कंट्री के लिए है, सिर्फ हम इंडिया नहीं कह सकते, जबकि आईडीबीआई, आईएफसीआई और एसएफसी ये इंडिया के लिए काम करती हैं। और अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पर तो आईएमएफ है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। मैंने एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है, और भी मुझे कुछ क्वेश्चंस लगते हैं कि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पहले पूछे गए हैं, तो हम उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आपको एक्सपोर्ट से रिलेटेड किसी भी टर्म, किसी भी टॉपिक पे डाउट है, कन्फ्यूज़न है, पूछ सकते हैं मुझसे कभी भी। ठीक है। तो वीडियो आज की कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।